तो अभी स्टार्ट करने वाले ट्रेन का एक नया सब सिस्टम जिसे बोला जाता है वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वीएसी सिस्टम बोला जाता है। वीएसी सिस्टम को हम लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो एसी जो लगी होती है ट्रेन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हमने अलग अलग सब सिस्टम के बारे में बात किया, इससे पहले हमने कपलर के बारे में बात किया, फिर उसके बाद हमने डोर सिस्टम के बारे में बात किया, बोगी सिस्टम के बारे में बात किया, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात किया। तो ये सारे के सारे है क्या, सब सिस्टम है। तभी हमें बात करना है वीएसी सिस्टम के बारे में, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में, मतलब एसी सिस्टम के बारे में। ट्रेन में जो एसी जो लगा होता है, एसी पैनल जो लगा होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा बहुत बात भी कर लेंगे सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है उसके भी बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग ये वीएसी पैनल के बारे में तो बात करेंगे, ट्रेन के अलग अलग जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल पैरामीटर से, डिज़ाइन पैरामीटर से, उसके भी बारे में बात करेंगे। तो ये सारे कंटेंट से जो कि हम लोग कवर करने वाले। और साथ ही साथ जो टेस्टिंग होती है वीएसी पैनल में, जैसे कि स्टैटिक प्रेशर टेस्ट हो गया, राइट, फिर उसके बाद अलग अलग टेस्ट होता है, तो वो सारे टेस्ट के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई थिंक सो ये जो वीएसी जो वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इसकी जो सीरीज़ होगी थोड़ी लंबी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग कवर करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये टर्म वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, अगर हम लोग किसी भी सिस्टम में से, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो वीएसी सिस्टम है ये एक तरीके से थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। यहाँ पर हमें थर्मल चेंज मिलता है, हीट एक्सचेंज मिलता है। यहाँ पर हम लोग को वीएसी सिस्टम में टेम्परेचर, प्रेशर, मास के साथ डील कर रहे होते हैं। तो इसको हम लोग पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि जो वीएसी सिस्टम है एक तरीके से थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल्स होते हैं उसे फॉलो कर रहा होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग में। तो जैसे हमने बात किया वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है। वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है किसी भी सिस्टम में से अगर मैं पूरी तरीके से हीट को निकाल दूँ और एयर को अगर इंजेक्ट कर दूँ तो इसे क्या बोला जाता है, वेंटिलेशन बोला जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बंद कमरा है और वो कमरे में से मैं पूरी तरीके से हीट को निकाल दिया, हीट को निकाल दिया और मैंने एयर को इंजेक्ट कर दिया, तो इसे क्या बोला जाता है, वेंटिलेशन बोला जाता है। तो ट्रेन में भी यही होता है। ट्रेन का जो सलून होता है, हमने बात किया ट्रेन का सलून क्या होता है, ट्रेन का जो इंटीरियर होता है उसे ही बोला जाता है सलून। तो ट्रेन का जो सलून होता है वहाँ से जब हम लोग पूरी तरीके से हीट निकाल देते हैं और एयर इंजेक्ट कर देते हैं तो उसी को ही क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है वेंटिलेशन, राइट। और फिर उसके बाद एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब हमने पूरी तरीके से हीट निकाल दिया तो कुछ ना कुछ एयर तो होगी, राइट। तो जो एयर है उसे कंडीशनिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही बोला जाता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये वीएसी में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, डिज़ाइन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, वीएसी के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वीएसी की बहुत फंडामेंटल वीडियो है, बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग सीखेंगे। एक एक चीज़ हम लोग इंजीनियरिंग लेवल पर कंसीडर करते हुए चलेंगे आगे। अगर ये वीएसी का टॉपिक, ट्रेन में वीएसी का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होता है, इसको अगर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अगर समझ लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको ग्रैब कर लेते हैं, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, उसके भी बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है, और जिसके बारे में हम लोग आगे बात भी करेंगे, राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक है। हम लोग बोल सकते हैं अगर रेलवे इंडस्ट्री में अगर फॉर एग्जांपल काम कर रहा है कोई पर्सन और ये वीएसी के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है, तो ऐसे केस में पर्टिकुलर पर्सन वर्सटाइल हो जाएगा। वर्सटाइल हो जाएगा इसका मतलब वो रेलवे इंडस्ट्री से कोई और इंडस्ट्री में भी स्विच कर सकता है, जो कि मतलब वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम से डील कर रही हो। तो ये मेरे को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो वीएसी के कंपोनेंट के बारे में बात करना है। वीएसी के कंपोनेंट जैसे फॉर एग्जांपल कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, इवेपोरेटर होता है, फिर उसके बाद इवेपोरेटर फ़ैन होता है, फिर उसके बाद कंडेंसर फ़ैन होता है, फिर उसके बाद सोलोनाइड वाल्व होता है, 2 वे सोलोनाइड वाल्व होता है, 3 वे सोलोनाइड वाल्व होता है, थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमें बात करना है। कैब की एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में बात करना, मतलब ट्रेन का जो कैब होता है वहाँ पर किस तरीके से एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बात करना है। मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, इवेपोरेटर, थर्मल एक्सपांशन वाल्व, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अलग अलग ऑपरेटिंग मोड के बारे में बात करेंगे। मैनुअल कंट्रोलिंग ऑफ वीएसी के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिंग मोड के बारे में बात करेंगे, मतलब जैसे कि 2 तरीके के ऑपरेटिंग मोड होते हैं, सेंट्रल कंट्रोल मोड होता है, लोकल कंट्रोल मोड होता है। सेंट्रल कंट्रोल मोड में जो वीएसी पैनल होता है उसको टीसीएमएस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और जो लोकल कंट्रोल मोड होता है, लोकल कंट्रोल मोड में मैन्युअली कंट्रोल किया जाता है कैबिनेट पैनल के थ्रू। सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करेंगे। ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रबल शूटिंग मतलब
मोस्ट ऑफ द टाइम एसी में जो फॉल्ट है जो होता है वो ये होता है कि एसी जो है वो कूलिंग कम कर रही है, ट्रेन में जो कूलिंग है वो कम है, इसका मतलब एसी में कुछ ना कुछ है। एक जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फॉल्ट है यही होता है वीएसी में बहुत बार 90% केसेस में कि कूलिंग कम है। तो कूलिंग जब कम होती है तो ऐसे केस में क्या हो रहा होता है, थर्मल एक्सपांशन वाल्व काम नहीं कर रहा है, क्या कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से हम लोग ट्रबल शूटिंग करेंगे, वीएसी के मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर प्रैक्टिकली इन ट्रेन अगर पॉसिबल होता है तो इसको प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, हमारी जो ट्रेन है, हमारी ट्रेन में टोटल कितनी कार है, 8 कार है। यहाँ पर ये एक एरो की टिप हमें नोटिस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार है। और 8 कार में अगर हम लोग देखें, एक कार में कितने वीएसी लगे, एक कार में 2 वीएसी लगे। एक कार में कितने बोगीज़ है, 2 बोगीज़ है। सिमिलरली ट्रेन की जो एक कार है उसमें कितने वीएसी पैनल लगे, 2 वीएसी पैनल, एक वीएसी पैनल यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, फिर उसके बाद TC1 में 2 वीएसी पैनल, यहाँ पर 2 वीएसी पैनल, यहाँ पर 2 वीएसी पैनल। तो टोटल वीएसी पैनल अगर हम लोग हमारी ट्रेन में देखें तो कितने हो गए, राइट। एक कार में अगर 2 वीएसी पैनल लगे और टोटल 8 कार है तो 8 × 2 अगर हम लोग करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो टोटल जो वीएसी पैनल है हमारी ट्रेन में कितने, 16 है। आगे हम लोग बात करेंगे, राइट। तो ये तो हमने बात कर लिया बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आगे हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें जो वीएसी पैनल होता है हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, राइट। तो एक कार में हमें कितने वीएसी पैनल मिल रहे हैं, 2 वीएसी पैनल मिल रहे हैं, और 8 कार है, 8 × 2 हमें कितना मिलेगा, 16। तो यहाँ पर हमें हमारी पूरी ट्रेन में 8 कार की ट्रेन में 16 वीएसी पैनल है। जो वीएसी पैनल होता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अलग अलग जैसे कि एक्रोनिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि AC का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, AW4 का मतलब क्या होता है, पैसेंजर लोडिंग। AW4 मतलब पैसेंजर लोडिंग 8 पर मीटर स्क्वायर, 8 पैसेंजर पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर पे 8 पैसेंजर्स हो गए, राइट। फिर उसके बाद CPK का फुल फॉर्म क्या होता है, K से क्या होता है, कॉन्टैक्टर। तो CPK मतलब कंप्रेसर कॉन्टैक्टर, DC मतलब डायरेक्ट करंट, DDU का मतलब क्या होता है, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट होता है, राइट। DM का मतलब होता है ड्राइवर मोटर, DMC का मतलब होता है ड्राइवर मोटर कार, HPS का मतलब होता है हाई प्रेशर स्विच, HPT का मतलब होता है हाई प्रेशर ट्रांसड्यूसर, HTK का मतलब हीटर कॉन्टैक्टर होता है, HVAC का मतलब वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HZ हर्ट्स, IOH मतलब इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, IP मतलब इग्रेस प्रोटेक्शन, KPC का मतलब क्या होता है, VAC प्रोग्रामेबल कॉन्टैक्टर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KPC का मतलब होता है VAC प्रोग्रामेबल कॉन्टैक्टर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, LPS मतलब लो प्रेशर स्विच, LPT मतलब लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर, MC मतलब मोटर कार, MM का मतलब मिलीमीटर होता है। ये कुछ मतलब बेसिक चीज़ें जो कि हम लोग आगे यूज़ कर रहे होंगे। NTC का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कंट्रोल, OVH का मतलब होता है ओवरहॉलिंग, PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, TC ट्रेलर का, TCMS ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। TCR का मतलब होता है टेस्ट एंड कंट्रोल रिले, V मतलब वोल्ट, VAC का मतलब वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग हमने एब्रीविएशंस के बारे में बात किया, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात किया। अभी जो VAC पैनल होता है हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, द VAC यूनिट इज़ यूज फॉर कंडीशनिंग द एयर इन द कार टू अचीव द कूलिंग। यहाँ पर ये जो VAC यूनिट होता है इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, VAC यूनिट को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे सलोन एरिया में जो एयर है उसको कंडीशनिंग कर पाए। काय के लिए हमें कंडीशनिंग करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, कूलिंग के लिए, वेंटिलेशन एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर द पैसेंजर। यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेन में AC नहीं लगाए, VAC अगर हम लोग नहीं लगाए, सिंपल वर्ड में इसको AC बोलते हुए चलेंगे, AC अगर हम लोग ट्रेन में नहीं लगाते हैं और ट्रेन का डोर पूरी तरीके से क्लोज्ड होता है, ट्रेन पूरी तरीके से क्लोज्ड होती है, तो ऐसे केस में क्या पैसेंजर सफ़र कर पाएंगे, ट्रेन में ट्रैवल कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, कॉमन सी चीज़ है। जब ट्रेन पूरी तरीके से पैक्ड होगी तो ऐसे केस में जो पैसेंजर्स होंगे उन्हें सफोकेशन होगा, राइट, और वो कंफर्टेबल राइड भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि बहुत सी बार ऐसा होता है जब बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं और जरी सी भी अगर कूलिंग अगर कम होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में रेवेन्यू ओवर में अगर हम लोग देखें पैसेंजर्स का जो क्राउड होता है बहुत ज़्यादा होता है, और पैसेंजर का जब क्राउड बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो पैसेंजर्स है उन्हें कूलिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है, राइट। तो कूलिंग अच्छी चाहिए होती है, मतलब जो VAC जो सिस्टम है हमारा बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, तब कूलिंग बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। कूलिंग में अगर जरी से भी कमी आ जाती है, ट्रेन का AC अगर जरा से भी अगर मतलब बराबर काम नहीं करता है, कूलिंग कम होती है, तो ऐसे केस में जो पैसेंजर है कंप्लेंट डाल देता है वो कि ये पर्टिकुलर ट्रेन में जो कूलिंग है वो बराबर नहीं हो रही थी, जिसके वजह से होता है कि ये जो रोलिंग स्टॉक वाले जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर ये सवाल आ जाता है। तो सिंपल वर्ड में ये जो अभी के ज़माने में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग देखें, जो
एसी है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये हर जगह लगा होता है, हर मतलब इसका जो यूज़ होता है, वी एसी के बिना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब रह ही नहीं पाते। तो ऑब्वियसली हमारी जो ट्रेन है इसमें भी एसी लगाना होगा, हमारी एडवांस ट्रेन है राइट, तो इसमें भी एसी लगाना ज़रूरी है राइट। और एसी हम लोग क्यों लगा रहे हैं, एसी इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो पैसेंजर्स है उन्हें कंफर्टेबल राइड दे सके, पैसेंजर्स को, पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस है ट्रेन में ट्रैवल करने का वो अच्छा हो सके राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं वीएसी पैनल लगाने का ट्रेन में राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्या ये वीएसी पैनल ट्रेन के एक्सीडेंट इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम लोग ये चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्या ट्रेन की बोगी एक्सीडेंट इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है। जब मेंटेनेंस फिलोसॉफी जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने बात की जो वीएसी पैनल होता है, वीएसी पैनल हम लोग क्यों लगाते हैं? कूलिंग के लिए लगाते हैं हमारी ट्रेन में, एयर कंडीशनिंग के लिए लगाते हैं, वेंटिलेशन के लिए लगाते हैं। तीन चीज़ हम वीएसी पैनल ट्रेन में इसलिए लगाया जाता है, ट्रेन में कूलिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए और एयर कंडीशनिंग के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि जो पैसेंजर्स हैं उन्हें कंफर्टेबल राइड का एक्सपीरियंस हो। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, वीएसी यूनिट कंटेन्स दी नेसेसरी, अभी कोई भी जो वीएसी यूनिट होता है, कोई भी जो एसी यूनिट होता है, उसमें हमें कुछ नेसेसरी कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी वीएसी पैनल में। कोई भी एसी कंसिडर कर लो, किसी भी एसी में हमें ये चार मेजर कंपोनेंट तो मिलना ही मिलना है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व एंड इवेपोरेटर राइट। तो ये जो कंप्रेसर होता है ये क्या होता है? वीएसी का हार्ट होता है। जैसे कि हमारा हार्ट होता है पूरे ब्लड को सर्कुलेट करता है बॉडी में, वैसा कंप्रेसर होता है जो रेफ्रिजरेंट होता है उसे सर्कुलेट करने का काम करता है पूरे वीएसी पैनल में। अभी हमें यहाँ पर दो प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए जो कि हम लोग 8, 9, 10th में पढ़ते हैं, जो कि है कंडेंसेशन और इवेपोरेशन राइट। कंडेंसेशन और इवेपोरेशन हमें पता होना चाहिए। जो कंडेंसर होता है क्या करता है? कंडेंसेशन प्रोसेस करता है, और जो इवेपोरेटर होता है ये क्या करता है? इवेपोरेशन प्रोसेस करता है राइट। इवेपोरेशन में अगर हम लोग देखें, जो रेफ्रिजरेंट होता है ये क्या होता है? रेफ्रिजरेंट एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसका जो कि अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट को चेंज कर सकता है मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है राइट। अभी यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर है, ये क्या करता है? जो रेफ्रिजरेंट है उसे लिक्विड से किस में इवेपोरेट कर देता है। इवेपोरेशन में होता है क्या? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है राइट। तो जो इवेपोरेटर होता है, जो रेफ्रिजरेंट है उसे लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर देता है? गैस में कन्वर्ट कर देता है। और जो कंडेंसर होता है कंडेंस करता है मतलब गैस को किस में कन्वर्ट करता है? लिक्विड में कन्वर्ट करता है। आगे बात करेंगे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में। और जो कंप्रेसर होता है वो क्या करता है? जो क्या बोलते हैं, जो रेफ्रिजरेंट है उसे क्या करने का काम करता है? सर्कुलेट करने का काम करता है कंडेंसर में और इवेपोरेटर में राइट। फिर उसके बाद जो एक्सपांशन वाल्व होता है, जो एक्सपांशन वाल्व होता है बेसिकली प्रेशर ड्रॉप करने का काम करता है, जिसके भी बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। द एयर कंडीशनिंग फॉर ईच डीएम कार कैबिन इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द ड्राइवर मोटर कार सलून वीएसी यूनिट स्पेशल पर्पस डक्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने क्या समझा? जो ड्राइवर कार है, हमने पूरी ट्रेन में पैसेंजर्स के लिए तो एसी प्रोवाइड कर दी, अभी जो ड्राइवर है उसे भी एसी की हवा चाहिए होगी, तभी तो जो ड्राइवर है ट्रेन को कंफर्टेबली चला पाएगा। अगर ड्राइवर के कैबिन में अगर एसी की हवा नहीं आ रही है तो ऐसे केस में जो ड्राइवर है उसे भी प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है ट्रेन चलाने के टाइम राइट। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या है, जो पैसेंजर को जो हम लोग एसी की जो हवा जो दे रहे, वो जो हवा होती है उसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं? थोड़ी जो हवा होती है उसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं? जो ड्राइवर की जो कैबिन है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्पेशल डक्ट के थ्रू, स्पेशल पर्पस डक्ट के थ्रू राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दी वीएसी यूनिट कंप्राइज ऑफ बॉडी एंड कवर। जो वीएसी यूनिट होता है इसमें क्या मिलता है? बॉडी एंड कवर मिलता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर सेक्शन, इवेपोरेटर सेक्शन एंड कंडेंसर सेक्शन। जो वीएसी यूनिट है इसमें हमें बॉडी मिलता है और कवर मिलता है, और जो बॉडी है इसमें 2 मेजर सेक्शन मिलता है, इवेपोरेशन सेक्शन मिलता है और कंडेंसर सेक्शन मिलता है। द फ्रेम ऑफ द वीएसी यूनिट इज डिजाइन टू एक्सेस फ्रॉम रूफ हैच फॉर इंस्पेक्शन एंड रूटीन मेंटेनेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वीएसी जो यूनिट होता है उसका जो फ्रेम होता है, वीएसी यूनिट का जो फ्रेम होता है ये पूरा का पूरा है क्या? यहाँ पर ये है क्या? ये है वीएसी का फ्रेम। ये ऊपर जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है वीएसी का फ्रेम। अभी इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के टाइम ये जो वीएसी का जो फ्रेम है उसे हमें क्या करना होता है? एक्सेस करना होता है। तो जो वीएसी का जो फ्रेम है उसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मेंटेनेंस के टाइम और इंस्पेक्शन के टाइम जो वीएसी है उसको बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। अभी यहाँ पर ये वीएसी पैनल में अगर हम लोग देखें, हमें अलग अलग सेक्शन मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें बेसिकली मिल रहा है कंडेंसर एयर आउट। यहाँ पर ये कंडेंसर फ़ैन, ये जो होता है ये बेसिकली कंडेंसर के लिए फ़ैन लगा होता है जिसे बोला जाता है कंडेंसर फ़ैन। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कंडेंसर है, ये कुछ इस तरीके से कंडेंसर दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर ये कंडेंसर एयर इन, यहाँ से कंडेंसर की एयर अंदर जाती है और ये फ़ैन के थ्रू कंडेंसर की जो एयर है वो बाहर चले जाती है। मतलब जो हॉट एयर होती है, जो कंडेंसर होती है गर्म कॉइल होती है, और जो इवेपोरेटर होती है ठंडी कॉइल होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो अभी हमें सिर्फ ये पार्ट्स के बारे में देखना है, कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लगा होता है, फिर उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कंडेंसर क्या करता है, इवेपोरेटर क्या करता है। तो यहाँ पर ये कंडेंसर एयर आउट, और यहाँ पर ये कंडेंसर कॉइल लगी है, ये कंडेंसर फ़ैन लगा है। कंडेंसर फ़ैन क्यों लगता है? कंडेंसर कॉइल को ठंडा करने के लिए। ये फ्रेश एयर डैम्पर होता है, यहाँ पर ये फ्रेश एयर डैम्पर, यहाँ पर ये फ्रेश एयर, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये इवेपोरेटर सेक्शन लगा होता है। यहाँ पर ये वाला पूरा जो सेक्शन है ये कंडेंसर सेक्शन है, जिसमें हमें कंडेंसर कॉइल और कंडेंसर फ़ैन मिलेगा। यहाँ से हमें फ्रेश एयर मिलेंगी, फ्रेश एयर सेक्शन, और ये वाला जो सेक्शन होता है इसे बोला जाता है इवेपोरेटर सेक्शन, राइट। तो कुछ इस तरीके से पूरी ट्रेन का वीएसी पैनल होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें वन कंट्रोल इज अवेलेबल ऑन ईच VAC यूनिट। द कंट्रोल पैनल इज लोकेटेड इनसाइड द VAC and it consists of a microprocessor and auxiliary component, contactor, relays and selecting switch. The control system is linked with train control management system through Ethernet. It sends the fault and status information to TCMS to fulfill all control requirement. तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया? यहाँ से हमने ये डिस्कस किया, एक जो कंट्रोल पैनल, यहाँ पर एक VAC यूनिट के साथ एक कंट्रोल पैनल लगा होता है, राइट। एक जो VAC यूनिट है उसके साथ क्या लगा होता है? एक कंट्रोल पैनल। मतलब ये वाला जो VAC यूनिट है इसका एक पर्टिकुलर कंट्रोल पैनल होगा, ये वाला जो VAC यूनिट है इसका एक पर्टिकुलर कंट्रोल पैनल होगा। अब ये जो कंट्रोल पैनल होता है कहाँ पर लगा होता है? यहाँ से हमने इतना जो डिस्कस कर लिया है, हर VAC के साथ कंट्रोल पैनल लगा होता है, राइट। अभी ये जो कंट्रोल पैनल होता है कहाँ पर लगा होता है? VAC के अंदर लगा होता है। अब ये कंट्रोल पैनल में हमें क्या मिलता है? माइक्रो प्रोसेसर मिलता है और ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स मिलते हैं। ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स जैसे कि कॉन्टैक्टर हो गया, रिले हो गया, सिलेक्टिंग स्विच हो गया, तो ये सब है क्या? ये है ऑक्सिलरी कंपोनेंट। अभी यहाँ पर ये जो कंट्रोल सिस्टम, ये जो कंट्रोल पैनल हमने जो कंसिडर किया, ये कंट्रोल पैनल बेसिकली कम्युनिकेट करता है किसके साथ? ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, एक केबल के थ्रू जिसे बोला जाता है इथरनेट केबल, या फिर बोल सकते हैं इथरनेट के थ्रू। और ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है बेसिकली क्या करता है? जो फॉल्ट के जो स्टेटस, फॉल्ट का स्टेटस हो गया या फिर VAC के रिलेटेड कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन हो गई, उसे TCMS में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। हमारी ट्रेन में AC को कंट्रोल करने के दो मोड होते हैं। पहला जो मोड होता है वो होता है सेंट्रल कंट्रोल मोड, और दूसरा जो मोड होता है वो होता है लोकल कंट्रोल मोड। अभी लोकल कंट्रोल मोड में जो VAC पैनल होता है उसको कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कैबिनेट। और जो सेंट्रल कंट्रोल मोड होता है, सेंट्रल कंट्रोल मोड में जो VAC पैनल होता है उसे बेसिकली कंट्रोल किया जाता है TCMS के थ्रू। जो VAC पैनल होता है उसे TCMS के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अभी यहाँ पर ये TCMS के थ्रू कैसा कंट्रोल हो रहा है VAC पैनल? अभी ये VAC पैनल में हम लोग एक कंट्रोल पैनल लगाते हैं जो कि जिसका हम लोग इंटरफेसिंग कर देते हैं TCMS के साथ। तो जो VAC में जितने भी जो फॉल्ट के जो स्टेटस हो गए या फिर VAC की जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कंट्रोल पैनल के थ्रू TCMS के साथ कम्युनिकेट होगी, राइट। कंट्रोल पैनल क्या करेगा? VAC में VAC के जितने भी VAC की जो भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी वो TCMS को भेजेगा, और TCMS कंट्रोल पैनल को भेजेगा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। और ये किसके थ्रू होगा? इथरनेट के थ्रू होगा। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो VAC पैनल है उसमें उसका जितना भी जो इन्फॉर्मेशन है, जितना जो भी उसका जो स्टेटस है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई VAC पैनल की कूलिंग कम है तो ये कूलिंग हम लोग पता कर सकते हैं TCMS के थ्रू। अब ये कूलिंग हमें ये कूलिंग कम है, ये TCMS के वहाँ कैसा जा रही है? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। जो कंट्रोल पैनल है वो क्या कर रहा है? वो ये बोल रहा है कि जो VAC1 है इसकी जो कूलिंग कम है और ये कहाँ पर भेज रहा है? TCMS में भेज रहा है विद द हेल्प ऑफ इथरनेट, राइट। तो यहाँ पर वही दिया है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर VAC, यहाँ पर ये VAC पैनल हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है एग्जॉस्ट एयर एक्सट्रैक्शन यूनिट। जो एग्जॉस्ट एयर होती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ये यूनिट के थ्रू। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं यहाँ पर ये एयर एग्जॉस्ट के लिए लगा है, ये जो लगा है ये बेसिकली एग्जॉस्ट एयर के लिए लगा है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम लोग देखें रेफ्रिजरेंट, हमारी ट्रेन में जो रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है? जो रेफ्रिजरेंट होता है ये बेसिकली फ्लूइड होता है, जैसे हमने बात किया, जो कि अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। लिक्विड से गैस, गैस में लिक्विड में कन्वर्ट हो, गैस से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब ये रेफ्रिजरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर ये रेफ्रिजरेंट अगर कम होता है तो कूलिंग कम होगी। रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो कूलिंग ज़्यादा होगी, रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन कम होगा तो कूलिंग कम होगी। बात करेंगे इसके बारे में। अभी यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेंट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं हमारी ट्रेन में वो कौन सा है? बेसिकली R407C बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंप्रेसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कंप्रेसर है कौन से टाइप का कंप्रेसर है? वर्टिकल स्क्रोल टाइप का कंप्रेसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपलैंड का वर्टिकल स्क्रोल टाइप का कंप्रेसर है।
अब ये जो कंप्रेसर को जो वोल्टेज जो लगता है 3 फेज़ 360 वोल्ट से 480 वोल्ट लगता है। अभी यहाँ पर ये 3 फेज़ 360 वोल्ट से 480 वोल्ट ये हमें कहाँ से मिलेगा, एपीएस से मिलेगा। और जैसे कि हमने बात किया, ये जो वोल्टेज है कैसा वोल्टेज है, वेरिएबल वोल्टेज है, राइट। तो कंप्रेसर के टाइप हमें पता होना चाहिए, वर्टिकल स्क्रॉल टाइप कोप्लेंट वर्टिकल स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर है। और जो वोल्टेज है कंप्रेसर का कौन सा है, 3 फेज़, जो वो कितने वोल्टेज पे चलता है, 3 फेज़ 360 वोल्ट टू 480 वोल्ट वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज पे चलता है। कंप्रेसर कोप्लेंट वर्टिकल टाइप है। कंडेंसर फैन का जो टाइप है वो कौन सा है, जो कंडेंसर फैन है ये भी इसका जो टाइप है वो एक्सियल फैन है। और जो मोटर जो हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं कंडेंसर फैन है, फ़ैन कैसा घूमता है, मोटर से घूमता है। तो जो मोटर जो यूज़ की जा रही है 3 फेज़ एसिंक्रोनस मोटर है, राइट। 3 फेज़ असिंक्रोनस मोटर यूज़ की जा रही है, मतलब इंडक्शन मोटर। और जो वोल्टेज वो कौन सा है, जो वोल्टेज है अगेन 3 फेज़ 415 वोल्ट एसी वोल्टेज है। कंप्रेसर के लिए जो वोल्टेज जो यूज़ किया गया वेरिएबल वोल्टेज है, जो कि 360 वोल्ट से 480 वोल्ट के बीच में। और जो कंडेंसर है इसके लिए जो वोल्टेज जो यूज़ किया गया है वो फिक्स वोल्टेज है कंडेंसर फ़ैन के लिए, जो कि है बेसिकली 3 फेज़ 415 वोल्ट एसी। सिंपल सी चीज़ है, जो कंडेंसर फ़ैन होगा इसे हमें फिक्स स्पीड पे ही ऑपरेट करवाना है, राइट। क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली मतलब कूलिंग प्रोवाइड करना है, मतलब कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए। कांस्टेंट स्पीड मतलब कांस्टेंट वोल्टेज। बट यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है इसके लिए वेरिएबल वोल्टेज इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि कूलिंग डिमांड के अकॉर्डिंगली हमारा कंप्रेसर चलता है। जैसे कि अगर कूलिंग डिमांड अगर कम है तो ऐसे केस में, जैसे कि ये वीएसी पैनल में 4 कंप्रेसर है, कूलिंग डिमांड अगर कम है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट है उसे हमें बेसिकली कम सर्कुलेट करवाना पड़ सकता है, कम स्पीड से सर्कुलेट करवाना पड़ सकता है। तो कम स्पीड से अगर हम लोग रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करवा रहे हैं तो जो कंप्रेसर है वो कम स्पीड पे घूमना चाहिए, राइट। कम स्पीड पे घूमेगा, कम स्पीड पे चलना चाहिए, आई मीन कंप्रेसर अगर कम स्पीड पे चलेगा तो ऐसे केस में जो वोल्टेज होगा वो भी कैसा होगा, कम होगा। कंप्रेसर को ज़्यादा स्पीड पे चलाना है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है उसको वोल्टेज ज़्यादा देना होगा, जिसके वजह से होगा जो रेफ्रिजरेंट होगा फास्ट सर्कुलेट होगा पूरे सिस्टम में। रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करवाने का काम ये कंप्रेसर करता है। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेम चीज़, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कूलिंग जो होती है, जैसे हमने बात किया कंडेंसर फैन 3 फेज़ असिंक्रोनस मोटर वोल्टेज 3 फेज़ 415 वोल्ट एसी। अभी यहाँ पर ये जो कूलिंग जो होती है, यहाँ पर एक जो वीएसी पैनल है इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 55 किलोवाट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो वीएसी पैनल है उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 55 किलोवाट की कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो 2 वीएसी पैनल है तो दोनों वीएसी पैनल को मिला के ट्रेन में टोटल जो कूलिंग होगी, एक कार में टोटल जो कूलिंग होगी कितनी होने वाली है, 110 किलोवाट होने वाली है। अब यहाँ पर ये कंडेंसर कॉइल अगर हम लोग देखें, कंडेंसर फैन क्या होता है, जो कंडेंसर कॉइल है, कंडेंसर कॉइल बेसिकली गर्म होती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिनेरियो बहुत सिंपल सा है, वीएसी समझना बहुत आसान है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास, कंडेंसर है और दूसरा है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर को ठंडी कॉइल बोला जाता है और जो कंडेंसर है उसे गर्म कॉइल बोला जाता है। कंडेंसर में कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, इवेपोरेटर में इवापोरेशन प्रोसेस होता है। इतना अगर प्रोसेस अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी चीज़ हमें ये देखना है कि जो इवेपोरेटर होता है ये कोल्ड कॉइल होती है और जो कंडेंसर होता है ये हॉट कॉइल होती है। अभी दोनों के लिए हम लोग फ़ैन यूज़ करते हैं, कंडेंसर के लिए भी फ़ैन यूज़ करते हैं और इवेपोरेटर के लिए भी फ़ैन यूज़ करते हैं। अभी जो कंडेंसर है, कंडेंसर गर्म है, कंडेंसर कॉइल गर्म है। अभी कंडेंसर कॉइल अगर ज़्यादा गर्म होती है तो क्या डिज़ायरेबल है, नहीं डिज़ायरेबल है। तो जो कंडेंसर कॉइल है इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें ठंडा करना होगा। तो ठंडा करने के लिए हमने क्या लगा के रखा है, कंडेंसर फ़ैन लगा के रखा है। बट ये जो इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर के लिए भी हमने इवेपोरेटर फ़ैन लगा के रखा है। जबकि जो इवेपोरेटर है वो ठंडी कॉइल होती है, गर्म नहीं होती, तो हमने इवेपोरेटर को फ़ैन का के लिए लगा के रखा है। अभी यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर जो फ़ैन है उसको हमने इसलिए लगा के रखा है कि जो इवेपोरेटर जो होता है हमारा ठंडा होता है। अभी जो एयर होती है वो इवेपोरेटर कॉइल के कांटेक्ट में आती है। जो इवेपोरेटर फ़ैन जो हमने जो लगा के रखा है, इवेपोरेटर के लिए हमने जो फ़ैन जो लगा के रखा है, तो फ़ैन की जो ठंडी ठंडी हवा है वो इवेपोरेटर कॉइल के कांटेक्ट में आती है, वो हवा ठंडी हो जाती है और वो ठंडी हवा को हम लोग सलून में भेज देते हैं और यही हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा कि मतलब यहाँ पर हम लोग कंडेंसर फ़ैन क्यों लगाते हैं, इवेपोरेटर फ़ैन क्यों लगाते हैं, राइट। तो जो कंडेंसर कॉइल है, कंडेंसर कॉइल का जो टाइप है वो है कॉपर ट्यूब एंड कॉपर फिन। जो कंडेंसर कॉइल का जो टाइप है वो कौन सा है, कॉपर ट्यूब और कॉपर फिन है, राइट। पिन का अगर तो जो कंडेंसर कॉइल का जो कंडेंसर कॉइल किससे मिलके बनी है, कॉपर ट्यूब से मिलके बनी है, कॉपर ट्यूब से कंडेंसर कॉइल बनी है। और जो फिन की जो पिच होती है, फिन की जो पिच होती है वो कितनी होती है, 3 mm होती है। मतलब वो जो फिन होती है थोड़ा मतलब टिल्टेड होती है, कितना mm, 3 mm। फिन की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो है 0.2 mm। तो कंडेंसर कॉइल कॉपर ट्यूब कॉपर फिन से कॉपर ट्यूब एंड कॉपर फिन है उसका टाइप।
फिन की जो पीछे 3 mm और जो फिन की जो थिकनेस है वो है 0.2 mm। अभी इवेपोरेटर, इवेपोरेटर फैन का टाइप कौन सा है? एक्सियल फैन है, और जो वोल्टेज जो लगता है 3 फेज 415 वोल्ट AC। इवेपोरेटर कॉइल, आगे जैसे कि हमने बात किया इवेपोरेटर फैन और जो कंडेंसर फैन है, दोनों में जो वोल्टेज जो लगता है वो बेसिकली कांस्टेंट वोल्टेज लगता है, जो कि होता है 3 फेज 415 वोल्ट AC वोल्टेज। अब ये इवेपोरेटर कॉइल, जो कंडेंसर है, जो कंप्रेसर है, इसी में वेरिएबल वोल्टेज लगता है। जो कंप्रेसर है इसी में वेरिएबल वोल्टेज लगता है, जैसे हमने बात किया था कितना लगता है 360 से 480, 360 से 480 वेरिएबल वोल्टेज लगता है कंप्रेसर में। बट जो इवेपोरेटर जो फैन है और जो कंडेंसर फैन है, दोनों में जो वोल्टेज जो लगता है वो फिक्स लगता है। तो इवेपोरेटर कॉइल, अगेन जैसे हमने बात किया था कंडेंसर कॉइल के बारे में, अभी इवेपोरेटर कॉइल। इवेपोरेटर कॉइल कॉपर ट्यूब एंड कॉपर फिन, फिन की जो पीछे वो है 2.54 mm और जो फिन की जो थिकनेस है वो क्या है, वो है 0.2 mm। तो कंडेंसर कॉइल और ये जो इवेपोरेटर कॉइल है, दोनों में जो फिन की जो थिकनेस है वो है 0.2 mm और जो फिन की जो पीछे बेसिकली इवेपोरेटर कॉइल में 2.54 mm है, और जो कंडेंसर कॉइल है इसमें फिन की जो पीछे वो कितनी है, वो है 3 mm। राइट, दोनों में अगर हम लोग देखें जो कॉइल है किससे मिलके बनी है, कॉपर ट्यूब एंड कॉपर फिन से मिलके बनी है, और दूसरा फिन की थिकनेस हमें पता होना चाहिए 0.2 mm। अगर पीछे अगर भूल भी जाते तो एटलीस्ट हमें फिन की थिकनेस पता होना चाहिए और टाइप पता होना चाहिए, कॉपर ट्यूब एंड कॉपर फिन। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये इवेपोरेटर कॉइल को हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, कंडेंसर कॉइल को क्यों यूज़ कर रहे हैं। इवेपोरेटर कॉइल जैसे कि हमने बात किया, इसमें इवेपोरेशन होगा, ठंडी कॉइल होती है। कंडेंसर जो है इसमें कंडेंसेशन होगा, और ये गर्म कॉइल होती है। तो ये कॉइल में ही बेसिकली इवेपोरेशन प्रोसेस होता है और कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और ये इवेपोरेशन प्रोसेस और जो कंडेंसेशन प्रोसेस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है AC के वर्किंग के लिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, द मेन फंक्शन दैट अ रेलवे VSC सिस्टम नीड्स टू परफॉर्म इज टू कंट्रोल पैसेंजर्स सलून थर्मल कंफर्ट पैरामीटर्स एंड द एयर क्वालिटी। यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया, जो मेन फंक्शन होता है रेलवे के VSC सिस्टम का वो ये होता है कि जो पैसेंजर जो सलून एरिया होता है वहाँ पर जो एयर की जो क्वालिटी है उसे कंट्रोल करे। जो VSC सिस्टम है, हम लोग क्या चाहते हैं VSC सिस्टम से, ये चाहते हैं कि जो VSC सिस्टम है, जो सलून एरिया है, जो पैसेंजर है, वहाँ पैसेंजर एरिया है, वहाँ पर जो एयर की जो क्वालिटी है उसे क्या करे, कंट्रोल करे, इम्प्रूव करे, वेंटिलेशन करे, कूलिंग करे, बस, ताकि जो पैसेंजर्स है वो कंफर्टेबल राइड कर पाए। अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, हमारे जो रेलवे में जो VSC जो सिस्टम होता है बहुत स्मार्ट होता है। ये जो VSC सिस्टम होता है इसमें बेसिकली मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होती है जो कि मतलब नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग कूलिंग प्रोवाइड करता है। एक सिंपल सी चीज़ है, जब ट्रेन बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है तो ऐसे केस में कूलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और जब ट्रेन जब कम क्राउडेड होती है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर जो कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो वेरिएबल है, कभी ज़्यादा है तो कभी कम है। राइट, तो यहाँ पर जो VSC पैनल है, अभी जैसे कि मान लेते हैं जो VSC पैनल है वो कंटिन्यूसली मतलब हाई कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है, कंटिन्यूसली हाई कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है, चाहे पैसेंजर ज़्यादा हो या फिर कम हो, कंटिन्यूसली मतलब हाई कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे पैसेंजर को तो कंफर्टेबल राइड मिल जाएंगी, बट जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है VSC पैनल के लिए वो क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब पैसेंजर नहीं होते तभी कूलिंग की जो डिमांड होती है थोड़ी कम होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सिंपल सी फिज़िक्स है, बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। अगर जब पैसेंजर नहीं होंगे तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी वो मतलब थोड़ी एम्प्टी होगी, ट्रेन मतलब खाली होगी। ट्रेन जब खाली होगी तो बहुत सारा एरिया मतलब खाली होगा, तो वो एरिया में जो एयर का जो फ्लो होगा वो प्रॉपरली होगा। एयर का फ्लो जब प्रॉपरली होगा तो जो कूलिंग होगी वो भी प्रॉपरली होगी। राइट, सिमिलरली अगर पैसेंजर बहुत ज़्यादा होते तो ऐसे केस में होगा क्या, जो एयर का जो फ्लो होगा वो मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाएगा ऑल ओवर दी एरिया, सलून एरिया में, जिसके वजह से होगा क्या, जो कूलिंग होगी पूरी तरीके से मतलब इक्वली नहीं होगी हर एरिया में। तो यही रीज़न की वजह से जब पैसेंजर्स ज़्यादा होते हैं तो VSC को हमें ज़्यादा मतलब कैपेसिटी के साथ चलाना पड़ता है, और जब पैसेंजर कम होते हैं तो ऐसे केस में थोड़ा कम कैपेसिटी के साथ चलाना पड़ता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अब मान लेते जो पैसेंजर से ट्रेन में नहीं है और हमने VSC जो है वो VSC को हमने कंटिन्यूसली फुल कैपेसिटी के साथ चलाना चालू कर दिया। तो अगर हम लोग फुल कैपेसिटी के साथ अगर VSC को चलाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पैसेंजर्स, तो ऐसे केस में क्या होगा, अननेसेसरी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इसी रीज़न की वजह से हमने VSC सिस्टम में एक सेंसर टाइप का मतलब मैकेनिज़्म लगा के रखा है। तो जो सेंसर होगा वो क्या करेगा, बेसिकली जो पैसेंजर्स है उन्हें सेंस करने का काम करेगा और VSC को फीडबैक भेजेगा। राइट, और अकॉर्डिंगली जो VSC होगा वो कूलिंग प्रोवाइड करेगा, और यही रीज़न की वजह से जो कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल वोल्टेज पर चलता है। राइट,
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दी एयर क्वालिटी इज़ कंट्रोल बाय रेगुलेटिंग द क्लीन फ्रेश एयर दैट इज़ ब्रॉट इनसाइड दी कार फ्रॉम आउटसाइड। तो जैसे हमने बात किया, एयर क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है बाय रेगुलेटिंग द क्लीन फ्रेश एयर। जो क्लीन फ्रेश एयर है उसे बेसिकली लेके आया जाता है बाहर से कार के अंदर, और उसी के थ्रू जो एयर क्वालिटी उसे कंट्रोल किया जाता है। बात करेंगे आगे, फ्रेश एयर डैम्पर होता है, रिटर्न एयर डैम्पर होता है, राइट। तो जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो क्या करता है, रिटर्न एयर डैम्पर क्या करता है, इसके बारे में बात करेंगे। द VAC सिस्टम इज डिजाइन टू एंश्योर एन इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद अ मैक्सिमम ऑफ 60% RH up to AW4 load case when external temperature is 36 degrees Celsius with 65% RH and 32 डिग्री सेल्सियस with 85% RH। यहाँ पर ये RH हमें नहीं कंसिडर करना है, एकदम चीज़ को सिंपल रखना है। जो VAC सिस्टम है उसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक के होना चाहिए मैक्सिमम, राइट। सिर्फ यही हमें नोट करना है। और एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जो VAC सिस्टम है, जो इंटरनल टेम्परेचर जो मेंटेन करेगा वो फिक्स नहीं होगा, वो वेरी करता रहेगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पैसेंजर्स। जो VAC बेसिकली काम करता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अकॉर्डिंग। हमें पता होना चाहिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है। जो वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है इसका जो वर्किंग है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है।